हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एच आर विश्वकर्मा फ्रॉम एच आर अकेडमी धनबाद। और आज के टॉपिक में आप बने रहेंगे सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारक के बारे में। आप देखोगे लास्ट क्लास हमने चर्चा किया था धाराओं के बारे में, विशाल धाराओं के बारे में, कई सारे ऐसे वर्ड पे हमने फोकस किया था। आज फोकस करेंगे वो उत्पत्ति के कारक क्या क्या है। आप देखोगे धाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने के लिए निम्न कारकों को उत्तरदायी माना गया है। क्या क्या है भाई? आखिर ये धाराएं उत्पत्ति होती है, इसके मेन रीजन क्या होते हैं? तो सबसे पहला पृथ्वी का परिभ्रमण, और गुरुत्वाकर्षण। तो क्या देखा आपने? पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, ये भी सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, तापक्रम, लवणता, घनत्व, बर्फ का पिघलना। अब ये जो भी हमने पॉइंट बताया वो है महासागरीय कारक पे फोकस किया गया। अब महासागरीय कारक पे फोकस करें तो देखिए, पहला कारक में क्या देखा आपने? पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा महासागरीय कारक में तापक्रम, लवणता, घनत्व, बर्फ का पिघलना। थर्ड है बाह्य सागरीय कारक, वायुमंडलीय दाब, पवन, वृष्टि, वाष्पीकरण एवं सूर्य तप। नेक्स्ट है धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारक। इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारकों में? तो तट की दिशा व आकार, मौसम में परिवर्तन और नीतल की स्थलाकृति। महासागरों में जल धाराओं की उत्पत्ति मुख्यतः तेज गति से चलने वाली पवनों के कारण होता है। ध्यान देंगे, क्या बोला जा रहा है कि महासागरों में जल धाराओं की जो उत्पत्ति होती है वो मुख्यतः तेज गति से चलने वाली पवनों के कारण होती है। इसके अलावा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, परिभ्रमण गति जिसको रोटेशन मूवमेंट कहते हैं, तापमान में अंतर, घनत्व में अंतर, लवणता में अंतर, वायु दाब, वर्षण आदि के सम्मिलित प्रभाव से धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन तत्वों का संक्षिप्त विवरण निम्न देखने को मिलती है। तो जो आपने पॉइंट देखे, अब उसके बारे में स्पेशली हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपने यहाँ पर फोकस क्या किया था कि पृथ्वी का परिभ्रमण, गुरुत्वाकर्षण। तो हमारा फोकस यहाँ पर देखने को मिलेगा पृथ्वी का परिभ्रमण गति, द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब ये है क्या परिभ्रमण गति? तो ध्यान देंगे, इसके बारे में पहले भी चर्चा किया जा चुका है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन भी आपका कि पृथ्वी जो मूवमेंट होती है किधर से किधर होती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। महासागरों का जल तरल होने के कारण ठोस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता तथा पीछे छूट जाता है। इसमें जल में विपरीत गति उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिए, क्या बोला जा रहा है कि जब पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है तो महासागर तो लिक्विड है, तो क्या उस गति के साथ वो भी क्या गति कर पाती है? नहीं, तो पीछे छूट जाती है। पीछे छूटना बोले तो जल का विपरीत गति में बहाव का दिखना, वह पूर्व से पश्चिम की ओर धारा रूप में प्रवाहित होने लगता है। तो जाहिर सी बात है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, वो विपरीत होगी तो कैसे होगी? पूरब से पश्चिम। तो ये क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे। क्वेश्चन होगा पृथ्वी का मूवमेंट किधर से किधर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन जल का जो मूवमेंट होगा वो उल्टा याद रखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखीय धारा इसी कारण उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है और जल विपरीत पूरब से पश्चिम घूमेगी, तो इस कारण क्या होती है? भूमध्य रेखीय धारा उत्पन्न होती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति
का प्रभाव सागरीय धाराओं की दिशा पर भी पड़ता है। और उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो अभी तो आपने देखा भी, क्या इस सिचुएशन को कॉर्योलिस का नियम कहते हैं कि नहीं। आप देखोगे ये बीच वाली लाइन क्या है, विषुवत रेखा। ये ऊपर का इलाका उत्तरी गोलार्ध, नीचे का इलाका दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो रेखाएं क्या होगी, दाहिनी ओर मूवमेंट होती है। और आप देखोगे कि इसमें दक्षिणी ओर किधर दिखती है, बाई ओर मूवमेंट दिखती है। इस प्रोसेस को कॉर्योलिस नियम भी कहते हैं, आपने देखा ही था। तो कहा जा रहा है इसमें विपेक्षक बल की स्पष्ट भूमिका है। तो जब इस प्रकार का मूवमेंट दिख रहा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं, तो इसे विपेक्षक विक्षेपक बल की स्पष्ट भूमिका देखने को मिलती है। मतलब क्या इस मूवमेंट को आपने पहले कॉर्योलिस बल देखा है कि नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं विक्षेपक बल पर भी फोकस करेंगे। नेक्स्ट है वायु दाब। क्या है, वायु दाब। तो आप क्लियर हो चुके हैं कि पृथ्वी का परिभ्रमण गति पर फोकस करेंगे और उसके आधार पर किस तरह से सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है वो आपने देख लिया। अब आप देखेंगे वायु दाब पर फोकस करेंगे। वायु दाब बोले तो एयर प्रेशर। जब वायु दाब अधिक होता है वहाँ जल तल नीचा रहता है, जबकि कम वायु दाब वाले क्षेत्रों में जल तल ऊंचा रहता है। इसमें ऊंचे जल तल से नीचे जल तल की ओर धाराएं चलने लगती है। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। जहाँ वायु दाब अधिक होगा तो जल तल क्या होगा, नीचे रहता है। और जहाँ कम वायु दाब वाले क्षेत्र होंगे तो जल तल क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा। जस्ट अपोजिट याद रखिए। इसमें ऊंचे जल तल से नीचे जल तल की ओर धाराएं चलने लगती। तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ तो ऊंचे से नीचे की ओर ना मूवमेंट होगा। तो यहाँ वही बोला जा रहा है कि समुद्र तल पर प्रति वर्ग इंच क्षेत्र पर प्राय वायु का लगभग 15 पाउंड दबाव पड़ता है। इसके कारण जलधाराएं उत्पन्न होती है। तो वायु दाब में आपने देखा, अगर कोई पूछे कि वायु दाब किस तरह से महासागरीय की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। नेक्स्ट आप देखोगे प्रचलित पवनें, प्रीवैलिंग विंड्स। सागरों के ऊपर चलने वाली पवनें अपने साथ जल को बहाकर ले जाती है। क्या ये सिचुएशन अभी आपने परवाह में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। वास्तव में विश्व की अधिकांश जलधाराएं अस्थायी पवनों का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए व्यापारिक पवन पूर्व से पश्चिम के कारण भूमध्य रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। तो व्यापारिक पवन किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर। गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर चलते। तो देखिए व्यापारिक पवन या भूमध्य रेखीय पवन किधर से आपने देखा, पूर्व से पश्चिम। लेकिन गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक किधर से देखा, पश्चिम से पूर्व। लेकिन बोला जाए इसका रीजन क्या, तो इसका रीजन होगा पछुआ पवने। क्या होंगे, पछुआ पवने। आगे समझे। नेक्स्ट वाष्पीकरण एवं वर्षा, इवेपोरेशन एंड रेनफॉल। जिन सागरों में वाष्पीकरण अधिक होता है उनका तल ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे होगा। जबकि अधिक वर्षा वाले सागरों का तल अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है। तो जाहिर सी बात है वाष्पीकरण हुई तो जल का स्तर नीचे होगा और वर्षा हुई तो जल का स्तर तो बढ़ेगा, जिससे ऊंचे जल तल से नीचे जल तल की ओर धाराएं चलने लगती है। भूमध्य रेखीय जलधाराएं अधिक वर्षा के कारण ही उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे भूमध्य रेखीय जो जलधाराएं होती हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती है, अधिक वर्षा के कारण। इसी प्रकार ध्रुवीय भागों में तो आप देखोगे, ध्रुवीय भाग पर तो आप फोकस करेंगे। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वाला इलाका दिख रहा है या नहीं,
दिख रहा है ना, जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो कहा जाए ध्रुवीय भागों में वाष्पीकरण कैसा होगा, अधिक होगा या कम होगा? तो कम होगा। तथा हिम पिघलने से जल की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ध्रुवीय भागों में जल धाराएं चलने लगती है। अभी आपने तो देखा भी, अभी आपको क्या बताया था, दो तरह की जलधाराएं होती है, गर्म जलधारा, ठंड जलधारा। गर्म बोले तो विषुवत से ध्रुव की ओर बहे, ये था ना। लेकिन ठंड बोले तो जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बहे। क्या ये चीज़ आपने देखा कि नहीं देखा? तो कहा जा रहा, तो इसका मतलब कि आप देख सकते हो ध्रुवीय भागों में भी वाष्पीकरण होता है लेकिन कम होता। तो जो भी हुआ उसके कारण हिम बर्फ़ पिघलेंगे या नहीं, बर्फ़ पिघलेंगे तो जल की मात्रा बढ़ेंगी या नहीं, अब बढ़ेंगी तो जल धाराएँ चलने लगती हैं। विश्व की अनेक धाराएं इसी के कारण प्रवाहित होती है, जैसे लेब्राडोर। क्या हो गया? लेब्राडोर। घनत्व प्रवणता, डेंसिटी ग्रेडियंट। जिन सागरों में लवणता कम होती है उनका घनत्व कम होता। तो पहला तो यही क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से उठता है आपके क्वेश्चन कि जिन सागरों में लवणता कम होती है तो वहाँ घनत्व कम होता है, अधिक होता है, कभी कम होता है, कभी अधिक होता है, या कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है, लवणता कम तो घनत्व कम। जबकि अधिक लवणता वाले सागरों का घनत्व कैसा होगा? तो अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर लवणता कम तो घनत्व कम, लवणता अधिक तो घनत्व अधिक, जिससे जल का तल नीचे हो जाता जी। तो आपने क्या देखा कि फलस्वरूप अपने घनत्व को समान रखने के लिए तो क्या देखा, लवणता कम तो घनत्व कम, और लवणता अधिक तो घनत्व अधिक। लेकिन घनत्व को समान रखने के लिए जल कम घनत्व के स्थानों से अधिक घनत्व वाले स्थानों की ओर बहता है। याद रखिए, तो समान रखने के लिए क्या हो गया, कम घनत्व के स्थानों से अधिक घनत्व वाले स्थानों की ओर बहता है। याद रखेंगे, समान रखने के लिए। अभी नहीं कि अधिक घनत्व वाले स्थानों से कम घनत्व, नहीं, कम घनत्व के स्थानों से अधिक घनत्व वाले स्थानों की ओर बहता है। ये किस सिचुएशन में? घनत्व को समान रखने के लिए। भूमध्य रेखा और ध्रुवों से चलने वाली धाराएं इसका अच्छा उदाहरण है। ध्रुवों पर बर्फ पिघलने और भूमध्य रेखा पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण लवणता और घनत्व कम रहता है ना जी। तो यहाँ पर देखेंगे तो लवणता और घनत्व कब कम रहा? ध्रुवों पर बर्फ पिघलने से और भूमध्य रेखा पर अत्यधिक वर्षा होने से, इसलिए जल तल ऊंचा रहता है। नेक्स्ट, तापमान में अंतर, वेरिएशन इन टेम्परेचर। अधिक तापमान के कारण जल गर्म होकर फैलेगा तथा फैलकर आगे बढ़ेगा, जबकि कम तापमान में जल ठंडा होकर सिकुड़ता है। ध्यान दीजिए, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, जल ठंड होगी या गर्म होगी? गर्म होगी तो क्या होगी, फैलेगी या सिकुड़ेगी? फैलेंगी। अब फैल कर क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ठंडी में क्या होती है, वो सिकुड़ जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मतलब वाष्पीकरण वाली सिचुएशन आप देख सकते हो। इस कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलधाराएं चलने लगती है। तो क्या ये वाला सिचुएशन आप देख सकते हो कि नहीं, कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलधाराओं का चलना। नेक्स्ट है महाद्वीपीय तटीय बाधा, कॉन्टिनेंटल बैरियर, कोस्टल बैरियर। जब जलधाराओं के मार्ग में नुकीले स्थलीय किनारे आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिए, महाद्वीपीय तटीय बाधा बोले तो मतलब धाराओं के मार्ग में नुकीले स्थलीय किनारे आ जाते हैं तो जल धाराएं दो भागों में बट जाती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा ब्राज़ील का सन रॉक के पास टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है।
एक शाखा दक्षिणी गोलार्ध में ब्राज़ील जलधारा की उत्पत्ति का कारण होती है और कैरिबियन द्वीपों के निकट इसी प्रकार कई जलधाराओं का जन्म होता है, ये देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब है आप देखोगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम बने रहेंगे धाराओं का प्रभाव। आपने क्या देखा इसमें कि आखिर उत्पत्ति क्यों होती है, सागरीय महासागरीय जो धाराएं उत्पत्ति होती है इसका क्या क्या रीजन आपने देखा क्या क्या देखा आपने। सबसे पहले आपने देखा कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति, वायुदाब आपने देखा, फिर आपने क्या देखा, प्रचलित पवने आपने देखने का काम किया, वाष्पीकरण एवं वर्षा, घनत्व, प्रवणता, तापमान में अंतर, महाद्वीपीय तटीय बाधा, ये सब देखा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या धाराओं का कोई प्रभाव होता है, कोई महत्व होता है। तो इसके लिए शेयर सब्सक्राइब के साथ बने रहे नेक्स्ट वीडियो में भी। धन्यवाद।